जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो साथियों चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे साइंस का मोस्ट विवेक प्रश्नों को लेकर के। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने में है कि डायनमो इसे परिवर्तित करता है। क्या डायनमो आपका यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या फिर डायनमो आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या फिर साथियों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए साथियों डायनमो किसे बदलता है। तो देखिए आप सबको पता है कि डायनमो जो है वो आपका यांत्रिक ऊर्जा को किसको साथियों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। साथियों इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि डायनमो क्या करता है, आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। अगर यहाँ से आपको सीधे एग्जाम में ये सवाल पूछ लेता कि बताइए प्रिय छात्रों डायनमो, अगर नहीं पूछ के अगर ये पूछ देता कि मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है साथियों, तभी सवाल का जवाब क्या हो जाता, ऑप्शन सी हो जाता। यानी मोटर क्या करता है साथियों, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और डायनमो जो है वो यांत्रिक को विद्युत में बदलने का काम करता है। साथियों इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। इसी तरह से हमारे साथ आप लोग जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते चले। देखिए साथियों एग्ज़ाम तो होना ही है, और इस आखिरी समय में अगर जो अपना रास्ता भटक जाएगा तो साथियों उसके लिए फिर दिक्कत हो सकता है। इसलिए आप लोगों को अपना रास्ता नहीं भटकना है और अपना तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखना है। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है कि धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं। बहुत मज़ेदार सवाल है। क्या पहला प्रश्न ऑप्शन है कि लकड़ी उष्मा की कुचालक होती है इस वजह से, या फिर इससे बिजली का शौक नहीं लगता है इस वजह से, या फिर इससे पात्र सुंदर लगता है इस वजह से, या फिर इससे स्वच्छता होती है इस वजह से। बताइए साथियों। तो देखिए आप सबको पता है कि जो धातु होता है ना साथियों, ये धातु क्या होता है, आपका उष्मा जो होता है उष्मा का ये सुचालक होता है। धातु क्या होता है, उष्मा का सुचालक होता है। दैट मीन्स ये है कि अगर आप धातु के किसी एक सिरे को अगर गर्म कीजिएगा तो उसका दूसरा वाला भी भाग क्या होता है साथियों, गर्म हो जाता है। ठीक है। तो देखिए आप जिसमें चाय बनाते हैं, चायदानियों का मतलब क्या है, जिसको सॉसपेन बोला जाता है, इसमें आप चाय बनाते हैं तो साथियों उसका जो पकड़ने वाला पोर्शन होता है ना, या तो उसमें लकड़ी लगा रहता है, या फिर उसमें क्या लगा रहता है साथियों, रबर या फिर प्लास्टिक लगा रहता है। रीज़न ये है कि धातु क्या होता है, उष्मा का सुचालक होता है, और उष्मा का सुचालक होने की वजह से जैसे ये आपका सॉसपेन हो गया साथियों। देखिए अच्छा अगर नहीं भी बनेगा तो आप लोग हंसिएगा नहीं। ये जो सॉसपेन है अगर इसको यहाँ पे आप गर्म कर रहे हैं, ये पूरा जो धातु है तो इस तरह क्या होगा, पूरा पोर्शन इसका गर्म हो जाएगा। और इसको आप अगर उतारिएगा, इसको अगर आप फ्लेम से उतारिएगा तो आपका हाथ में क्या होगा, गर्म लगेगा। तो देखिए आपका हाथ को गर्म ना लगे इस वजह से वहाँ पे क्या किया जाता है, वो लकड़ी का हैंडल लगाया जाता है। और लकड़ी का ही इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वो क्या होता है, लकड़ी उष्मा की कुचालक होती है। क्या होती है साथियों, लकड़ी उष्मा की कुचालक होती है। बहुत प्यारा सा सवाल था और मेरे ख्याल से आप लोगों को हम बढ़िया से समझा भी पाए। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, देखिएगा आप लोग कि कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बताइए किसको प्रयोग में लाया जाता है। क्या अल्ट्रासोनिक तरंगों को लाया जाता है, या फिर इंफ्रारेड तरंगों को लाया जाता है, या फिर रेडियो तरंगों को लाया जाता है, या फिर सबसोनिक तरंगों को लाया जाता है। बताइए साथियों आपको कीड़ा तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को अगर दूर भगाना है तो आप किसका इस्तेमाल कीजिएगा साथियों। तो देखिए आप सबको पता है साथियों आप किसका इस्तेमाल कीजिएगा, तो आप लोग कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए अल्ट्रासोनिक तरंग का इस्तेमाल कीजिएगा। किसका साथियों, अल्ट्रासोनिक तरंग का इस्तेमाल कीजिएगा। अब देखिए अगर सवाल ये भी पूछ दे कि बताइए प्रिय छात्रों जो अल्ट्रासोनिक तरंग होता है इसकी अगर आपको आवृत्ति पूछ दे, क्या पूछ दे साथियों कि इसकी आवृत्ति आप लोग प्यार से बता दीजिए। तो देखिए आप सबको पता है कि ये कितना होता है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। कितना होता है साथियों, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। और आप ये भी जानते हैं कि अगर जिसका आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है साथियों, उसको एक और नाम से जाना जाता है। उसको क्या बोला जाता है साथियों, पराश्रव्य। क्या बोलते हैं उसको, पराश्रव्य भी कहा जाता है। इस बात को भी आप लोग जानते हैं साथियों। तो चलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी सब बातों को भी आप नोट करते हुए चलिएगा और इसी तरह से प्रैक्टिस करते चलेंगे। इसके बाद अगले प्रश्न में देखिए अगला प्रश्न आपका देखिएगा इंद्रधनुष से रिलेटेड है। बोल रहा है कि इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश क्या होता है। पहला रीज़न है कि वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन वो आंतरिक परावर्तन होने पर आपका इंद्रधनुष बनता है, या फिर वायुमंडल में निलंबी वर्षा बूंदों पर गिरने से परावर्तन होने पर विकर्ण हो जाता है इस वजह से,
या फिर तीसरा ऑप्शन साथियों कि वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन होने पर विकर्ण हो जाता है इस वजह से, या फिर दिए गए कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो बताइए साथियों इंद्रधनुष कब बनता है। तो एक बात तो आप पहले ये ध्यान रखिए कि अगर सुबह के वक्त अगर इंद्रधनुष बनेगा तो किधर बनेगा साथियों, पश्चिम में बनेगा। सुबह के वक्त की अगर बात करें तो किधर बनेगा, पश्चिम में। अगर शाम के वक्त की बात करें तो किधर बनेगा साथियों, शाम में आपका पूरब में बनेगा। इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि देखिए आपका इंद्रधनुष ना हमेशा सूरज के ऑपोजिट साइड बनता है। किधर, जिधर सूरज रहता है उसके ऑपोजिट साइड इंद्रधनुष बनता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर कभी पूछ दिए क्या दोपहर 12 बज रहा है तो इंद्रधनुष किधर बनेगा साथियों, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो वो इंद्रधनुष किधरों भी नहीं बनेगा। तो देखिए साथियों इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन वो आंतरिक परावर्तन होने पर क्या होता है साथियों, आपका इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और आप जानते हैं कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं साथियों, 7 रंग होते हैं। इन सभी बातों को भी आप ध्यान रखिएगा। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में, 4 के बाद 5वां प्रश्न। तो बताइए आज का सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है साथियों, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है। देखिए आपका किस कारण से, जैसे देखिए अगर पानी में कोई चीज़ रखा हुआ है साथियों, तो वो अपना वास्तविक जो ऊंचाई है ना उस ऊंचाई से वो थोड़ा ऊपर आपको दिखता है। किस वजह से, और क्या आपका ये हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या फिर प्रकाश के परावर्तन के कारण, या फिर प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, या फिर प्रकाश के विवर्तन के कारण। बताइए साथियों क्या कारण हो जाएगा। देखिए सेम घटना पर ना आपका मछली वाला भी घटना होता है। तो देखिए साथियों ये आपका क्या हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही जैसे कभी मछलियां जो तालाबों में होता है तो जो उसका वास्तविक गहराई होता है ना साथियों, उससे वो थोड़ा आपको ऊपर दिखाई पड़ता है। आपको अगर प्रैक्टिकल करना है तो आप एक बर्तन ले लीजिए, इसमें पानी डाल दीजिए और उसमें आप सिक्का डाल दीजिए साथियों। जो सिक्का का जो वास्तविक जगह होगा उस जगह से वो थोड़ा ऊपर में आपको दिखाई देगा साथियों। तो ये सभी जो घटना है आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। इन सभी बातों को आप ध्यान रखिएगा। बाकी आप ये जानते हैं साथियों कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है, आप सभी जानते हैं। उसके साथ ही जानते हैं क्या प्रकाश के व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण के बारे में आप क्या क्या जानते हैं साथियों, इसको आप कमेंट बॉक्स में प्यार से बता दीजिए साथियों, फटाफट बता दीजिए। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका है कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, यानी दाढ़ी बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए कभी कभी ना आपका दाढ़ी नहीं पूछ के क्या पूछ देता है कि हजामती, यानी हजामत बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं, ये भी सवाल पूछ देता है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, चाहे दाढ़ी बोले या हजामत बोले तब भी किसका इस्तेमाल करते हैं साथियों, अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी बातों को आप ध्यान रखिएगा साथियों। बाकी उत्तल दर्पण के बारे में तो आप जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, साइड मिरर में करते हैं। कहाँ पे साथियों, साइड मिरर के रूप में किया जाता है। और इसका इस्तेमाल कहाँ पे साथियों, पेरिस्कोप में किया जाता है। इन सभी बातों को आप लोग बढ़िया से जानते हैं। और आप लोगों को बस प्यार से कमेंट बॉक्स में ये बता देना है कि अवतल दर्पण का इस्तेमाल दाढ़ी बनाने के अलावा और कहाँ कहाँ पे होता है, आपको प्यार से बताना है साथियों। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में चलेंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, बहुत मज़ेदार प्रश्न है साथियों। बोले मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मज़ा आ रहा है तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका कि यदि एक व्यक्ति 2 समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आनत है, मतलब 60 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, के बीच खड़ा हो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे। देखिए दो तरफ 2 समतल दर्पण है और दोनों दर्पण 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। और बोला है क्या है कि उसके बीच में किसी वस्तु को रखा जाए तो कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो जब भी आपको सवाल पूछे साथियों कि कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो आपको क्या करना है, बस एक फॉर्मूला याद रखिएगा, 360 डिग्री बटे में थीटा और माइनस में 1 कर दीजिएगा ना साथियों, आपका आसानी से निकल के आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे आप 360 डिग्री को उतार दीजिए, नीचे में थीटा की जगह में आप 60 डिग्री दिया हुआ था ना, 60 डिग्री उतार दीजिए, माइनस में 1, जब इसको आप काटिएगा साथियों 6 जगह 36, इसका मतलब 6 हो जाएगा, माइनस 1, जब 6 से 1 गया कितना हो जाएगा साथियों, 5 हो जाएगा। और देखिए आपको 5 ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन इसका सी में दिख रहा है। कहाँ पे साथियों, ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने में क्या है, 8वां प्रश्न, कि किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके, यानी किसी भी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है। क्या न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है, क्या न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है, या फिर न्यूक्लियस में के गिर्द घूम रहे, यानी इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है,
या फिर न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स की संख्या पर निर्भर करता है, न्यूक्लियॉन्स की संख्या पर। तो देखिए साथियों, आप बताइए कि किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है। तो बहुत मज़ेदार सवाल है साथियों। देखिए आप सबको पता है कि प्रोटॉन जो है साथियों, प्रोटॉन इस पर कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, और ये आपका नाभिक में होता है। कहाँ होता है, नाभिक में होता है। तो रिएक्शन में तो इसका कोई रोल है नहीं साथियों। और न्यूट्रॉन भी जो है इस पर आपका जीरो चार्ज होता है, मतलब कोई भी चार्ज नहीं होता है, और ये भी नाभिक में रहता है। अब देखिए जो भी रासायनिक व्यवहार का जब भी बात करें, आपको बस ध्यान कहाँ लाना है, इलेक्ट्रॉन पर बात लाना है। और इलेक्ट्रॉन के वजह से ही कोई परमाणु में कैसा व्यवहार दिखता है साथियों, रासायनिक व्यवहार दिखता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए आपका जो एक परमाणु है ना साथियों, वो आपका न्यूट्रल रहता है, लेकिन जब वही परमाणु क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को या तो अपने से बाहर निकालता है, ठीक है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लेता है। जब वो अपने से बाहर निकालेगा साथियों, तब उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, जब अपने अंदर लेगा तो उस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ये सभी गुण किसके कारण होता है साथियों, इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इन सभी बातों को आप ध्यान रखिएगा। चलेंगे 8 के बाद 9वां प्रश्न। तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या हम लोग अच्छे से आप लोग को समझा पा रहे कि नहीं पा रहे साथियों। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है। यानी ये जो चारों ऑप्शन है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, ये चारों में से कौन सा धातु होगा, आपको ये बताना है साथियों। तो देखिए आप ना इतना दिमाग नहीं लगाइएगा, आप एक बात पढ़े हैं क्या, कि जो भी धातु होता है ना साथियों, कि धातु के बाह्यतम कक्ष में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। ये बात तो आप सबको पता है। और इसका जस्ट ऑपोजिट जो अधातु होता है साथियों, अधातु के बाह्यतम कक्ष में या तो 5 इलेक्ट्रॉन, या 6 इलेक्ट्रॉन, या 7 इलेक्ट्रॉन, यही कहानी है ना। तो आप देखिए कि आपको क्या धातु ढूंढना है। तो धातु ढूंढने के लिए आप देखिए कि जो आपका चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से बाह्यतम कक्ष में किसके बाह्यतम कक्ष में या तो 1, या तो 2, या तो 3 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए इसका अगर आप देखिएगा तो इसके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ऐसा, इसका ना ऑक्टेट पूरा है। क्या इसका ऑक्टेट इसका पूरा है, यानी अष्टक इसका पूरा है। तो ये आपका कैसा गैस हो जाएगा, निष्क्रिय गैस हो जाएगा। इसको हटाइए। देखिए दूसरा वाला देखिए 2, 8, 7। तो बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है साथियों, 7 है। अब देखिए 7 अगर बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन होगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका अधातु हो जाएगा। तो इसको भी आप काटिए, क्योंकि आपको धातु ढूंढ के निकालना है। तीसरा देखिए साथियों 2, 8, 8। इसके भी बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब वो कौन सा हो जाएगा, उसका ऑक्टेट पूरा, और ऑक्टेट पूरा होने का मतलब वो निष्क्रिय गैस है। तो ये भी आपका नहीं होगा साथियों, इसको भी आप काट दीजिए। इसको देखिए पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 8, फिर चौथा में आपका क्या है, 2 है। यानी बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है साथियों, 2 है। और आपको बताया था कि जिसके बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, या 2 इलेक्ट्रॉन, या 3 इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा साथियों, धातु हो जाएगा। और आपको धातु ढूंढ के निकालना था, और देखिए ढूंढ के निकल भी गया। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यही क्या होगा, आपका धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बोलिए मज़ा आया कि नहीं आया साथियों। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में, 9 के बाद प्रश्न क्या 10 में चलते हैं। देखिए 10वां प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है। देखिए आपको अल्फा, बीटा, गामा, इससे ना सवाल हर हाल में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है कि किसमें ऋण आवेश मतलब निगेटिव चार्ज किसमें होता है। क्या अल्फा किरण में होता है, या बीटा किरण में होता है, या गामा किरण में होता है, या एक्स किरण में होता है। बताइए साथियों किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। तो देखिए आपको बताते चले कि जो आपका बीटा है ना साथियों, बीटा बी फॉर बीटा में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। बीटा में क्या होता है साथियों, नेगेटिव चार्ज होता है। और यही सवाल पूछा था। और देखिए उसके बाद कुछ बातें और जान लीजिए कि जो अल्फा जो है ना, अल्फा किरण, इस पर कैसा चार्ज होता है साथियों, अगर उसमें नेगेटिव होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। बाकी आई जो बचा आपका गामा किरण ना, इस गामा किरण पर ना साथियों ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। इस पर आपका क्या होता है, ये न्यूट्रल यानी जीरो चार्ज होता है साथियों। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। तो आपको क्या बोला था कि ऋणात्मक आवेश ना, तो ऋणात्मक आवेश कहाँ पे है, देखिए ना, आई जो ऑप्शन नंबर बी है बीटा, ये बोल रहा है कि हम ही तो है ऋणात्मक, आओ ना हमको चुन के लेके जाओ। तो देखिए ये हो जाएगा क्या साथियों, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस सवाल का जवाब, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बोलिए आप लोगों को तैयारी कैसी है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी तरह से आप लोग तैयारी करते रहे साथियों। चलेंगे 10 के बाद 11वां प्रश्न में। देखिए 11वां प्रश्न है क्या है आपका कि अल्फा, बीटा तथा की वेधन, अच्छा गामा छूट गया साथियों, अल्फा, बीटा तथा यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे गामा उतार देने, गामा की वेधन शक्तियाँ अपने आरोही क्रम में किस क्रम में होती है। देखिए अल्फा, बीटा और गामा की जो वेधन शक्ति, वेधन मतलब नहीं जो छेद करने वाली जो शक्ति होता है ना, तो उसको आपको अवरोही क्रम में, अवरोही, हाँ अवरोही को क्या बोलते हैं साथियों, इसको एक प्यार से और एक भाषा में क्या बोलते हैं, इसको अवरोही को घटते, किसमें साथियों, घटते क्रम में सजाने बोला है आपको। कौन से क्रम में, घटते क्रम में आपको सजाना है। तो क्या पहला ऑप्शन हो जाएगा, पहले अल्फा होगा, फिर बीटा, फिर गामा, या फिर गामा बीटा अल्फा, या फिर बीटा अल्फा गामा, या फिर गामा अल्फा बीटा। तो साथियों वो गाना सुने हैं, लिख लिख पर हथेली पे पड़ गया अल्फा बीटा गामा का छाला।
कंसनट्रेटेड H2SO4 ने पूरा बचपन ही जला डाला। तो देखिए साथियों, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, 11 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी यानी सबसे ज़्यादा जो आपका वेतन हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी अवरोही में बोला है तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा गामा का, उसके बाद हो जाएगा बीटा का, और सबसे कम जो वेतन क्षमता होता है वो आपका अल्फा का हो जाएगा। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में, 11 के बाद 12वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16, ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8, परमाणु द्रव्यमान 17, ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8, परमाणु द्रव्यमान 18 की को क्या कहते हैं बताइए। इसको क्या कहेंगे, क्या उसको समस्थानिक बोलेंगे, या सम घटक बोलेंगे, या समदाबी कहेंगे, या फिर सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। बताइए साथियों, बहुत आसान सा प्रश्न है। देखिए आपको बताएं, एक होता है समस्थानिक और एक होता है समभारिक। तो देखिए सम का मानी होता है बराबर, ठीक है, और स्थान का मानी स्थान, यानी जिसमें ना सबका स्थान ना बराबर होगा। अब सबका स्थान बराबर होने का मतलब कि सबका परमाणु संख्या जिसमें समान होगा। तो देखिए इसका भी परमाणु संख्या 8, इसका भी 8, इसका भी 8, यानी सबका स्थान क्या होगा, सम होगा। जब सबका स्थान सम होगा साथियों, तो देखिए ना ये ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन तो बोल देगा ना कि हम ही तो इस सवाल के जवाब हो जाएंगे, यानी ये क्या हो जाएगा आपका समस्थानिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, समस्थानिक। लेकिन अगर यहीं पे आपका क्या हो जाता कि स्थान अलग अलग अगर द्रव्यमान अगर सेम होता तब आपका क्या होता साथियों, समभारिक हो जाता। इन सभी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलेंगे 12 के बाद 13वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 13वां प्रश्न आपका है कि निम्न में किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। यानी इन चारों में से किसका जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला करता है। पहले तो आप यहाँ से ये बात जान लीजिए कि लाल को नीला कर रहा है, लाल को नीला कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो क्या हो जाएगा साथियों, वो क्षार हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा आपका, क्षार हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इन चारों ऑप्शन में से हम लोग को क्षार को ढूंढ के निकालना है। तो चलिए ढूंढ के निकालते हैं ना साथियों। तो पहला क्या आपका सोडियम कार्बोनेट, दूसरा क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट, तीसरा क्या आपका सोडियम कार्बोनेट। तो देखिएगा अगर ये चारों ही आपका क्या है साथियों, क्षार है, ये चारों ही आपका क्या है, क्षार है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, उपयुक्त सभी हो जाएगा इस सवाल का जवाब। क्यों, क्योंकि ये चारों क्षार है और आप जानते हैं कि क्षार क्या करता है, क्षार क्या करता है साथियों, आपका विलयन लाल लिटमस क्या कर देता है, जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला है, यानी क्षार क्या करता है, लाल को नीला कर देता है। और अम्ल क्या करता है साथियों, अम्ल आपका क्या करता है, नीले को लाल कर देता है। अम्ल जला करके नीले को लाल कर देता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी हो जाएगा। बस मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में। चलिए अगला प्रश्न आपका 14वां प्रश्न आपके सामने में ये रहा कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। आप पुष्प के बारे में पढ़ेंगे, पुष्प के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो उसके अध्ययन को क्या कहते हैं बताइए। आप पुष्प के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं और उसके बारे में क्या कहेंगे बताइए साथियों। क्या उसको एंथोलॉजी कहेंगे, या फिर उसको एग्रेस्टोलॉजी कहेंगे, या फिर फिनोलॉजी कहेंगे, या फिर पॉलिनोलॉजी कहेंगे, पॉलिनोलॉजी। तो बताइए साथियों पुष्प के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो देखिए बहुत आसान है, पुष्प के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी। क्या, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी। क्या साथियों, एंथोलॉजी क्या हो जाता है आपका, पुष्प का अध्ययन हो जाता है। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलेंगे 14 के बाद 15वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 15वां प्रश्न आपका है कि अदरक तना है जर नहीं। अदरक तना है जर नहीं क्योंकि। देखिए आपको ना कभी कभी एग्जाम में सीधे ये भी सवाल पूछ देते हैं कि इनमें से कौन तना है, इनमें से कौन जर है। खास करके ये सब सवाल आपको ना सीटेट में पूछता है साथियों। तो घबराइए मत, आप लोग फटाफट इस बार पहले डीएलएड का एग्जाम पास कीजिए, उसके बाद फिर आप लोग सीटेट की तैयारी कीजिएगा। तो देखिए अदरक तना है जर नहीं क्यों, क्या रीज़न है कि क्या ये खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है इस वजह से, या फिर इनमें नोड और इंटरनोड होते इस वजह से, या फिर ये मिट्टी में क्षैतिज रूप में बढ़ता है इस वजह से, या फिर इसमें क्लोरोफिल की कमी है इस वजह से। बताइए साथियों, आपका अदरक को तना के कैटेगरी में रखा गया है, आपका आलू को तना की कैटेगरी में रखा गया है। क्यों रखा गया है, क्योंकि देखिए साथियों उसमें अगर आप देखिएगा ना, उसमें क्या होता है, इसमें ना नोड और इंटरनोड होता है। मतलब जिसको खाद होकर के देखिएगा, उसमें क्या होता है ना, नोड, यानी आप अदरक को देखिएगा या फिर आलू को देखिएगा, उसमें ना खाद होकर रहता है, और वहीं से ना उसका एक नया वो भाग निकल के आता है साथियों। इसीलिए ना देखिए, इसीलिए उसको क्या तना के इसमें रखा गया, ग्रुप में रखा गया। क्योंकि आप अगर पेड़ के तना में देखिएगा तो तना से क्या होता है, टहनियाँ निकलता है। तो सेम जो अदरक में नोड और इंटरनोड पाया जाता है, इसी नोड पर क्या होता है, वहाँ से वो पत्तियाँ निकलने लगता है। इस कारण से साथियों अदरक को किस कैटेगरी में रखा गया है, तना के कैटेगरी में। अगर आपको पूछ देता कि बताइए कि जर कौन कौन है, तो आप एक ट्रिक याद रखिएगा साथियों। आपको जर याद रखने का ट्रिक, जर याद रखने का ट्रिक क्या, कि मूली चूस, रुकिएगा, मूली के बाद आप क्या लिखना है आपको, मूली के बाद चूसेगा, मूली चूसेगा।
कह सकते हो। देखिए मूली चूसेगा आपको याद रखने का तरीका, यानी जर कौन कौन है तो उसको याद रखने का तरीका है, आप याद रखिएगा। मूली चूसेगा तो मूली से तो आपका एक मूली खुद हो जाएगा, आपका चौ से चुकंदर हो जाएगा, सौ से सलजम हो जाएगा और गौ से आपका गाजर हो जाएगा साथियों। ये सब आपका क्या होता है, जर होता है। और कभी कभी एग्जाम में ना सीधे जर से तना से ही सवाल पूछ देते हैं, तो आप लोग को घबराना नहीं है। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने में कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है, क्या कुल है या फिर आपका गण जिसको वर्ग बोलते हैं, या जाति है या फिर जीनस है। बताइए साथियों वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन है। तो देखिए आप लोगों को हम लिख दे रहे हैं ताकि आप इजीली फिर चाहे छोटी पूछे या बड़ी पूछे आप उसको आसानी से बता दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले शुरू कहाँ से होता है साथियों, सबसे पहले शुरू होता है आपका जाति से। कहाँ से, जाति। फिर ये जाति से आपका क्या बनता है साथियों, वंश बनता है। जाति से मिलकर क्या बनता है, वंश बनता है। वंश से मिलकर क्या बनता है, कुल, जिसको फैमिली कहा जाता है। वंश से मिलकर क्या साथियों, कुल बनता है, जिसको फैमिली बोलते हैं। फिर फैमिली से मिलकर क्या बनता है साथियों, एक गण बनता है, समाज बनता है। फिर उस गण से क्या बनता है साथियों, एक वर्ग बनता है। क्या बनता है, वर्ग का निर्माण होता है। फिर वर्ग से क्या होता है साथियों, एक संघ, संघ या फिर जिसको भाग बोलते हैं, संघ या फिर जिसको भाग बोला जाता है, ये बनता है। फिर इस भाग से मिलकर आपको क्या बनता है, एक जगत बनता है। जगत जिसको किंगडम यानी दुनिया कहा जाता है साथियों। तो आपको बोला था कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन हो जाएगा। तो देखिए अब आप लोग खुद बता दीजिएगा कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगा साथियों, जाति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जाति हो जाएगा। और जाति ऑप्शन कहाँ है, आपका जाति ऑप्शन नंबर सी में है साथियों। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बोलिए कैसा लगा आज का सेशन, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलेंगे 16 के बाद 17वां प्रश्न में। देखिए 17वां प्रश्न क्या है आपका कि प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, यानी प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है। क्या आपका लाइसोसोम में होता है, या राइबोसोम में, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर गोल्गी काय में। तो देखिए साथियों प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या हो जाएगा, आपका राइबोसोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा। यानी राइबोसोम में ना प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लाइसोसोम तो जानते हैं आत्महत्या की थैली कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है। इन सभी बातों को आप लोग जानते हैं साथियों। चलेंगे 17 के बाद 18वां प्रश्न। देखिए 18वां प्रश्न क्या है आपका, बोल रहा है कि हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है। बताइए सैनिक के रूप में यानी सुरक्षा के रूप में प्रसिद्ध है कौन सी कोशिकाएं। क्या आपका श्वेत रक्त कोशिका जिसको WBC कहते हैं, या फिर लाल रक्त कोशिका जिसको RBC कहते हैं, या फिर बेसोफिल, या फिर इओसिनोफिल्स। बताइए साथियों किसको सैनिक के रूप में जाना जाता है। तो देखिए आप सब जानते हैं कि हमारे जो शरीर में ना जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं ये सुरक्षा करता है, और सुरक्षा करने का काम कौन करता है साथियों, आपका सैनिक। तो इसीलिए श्वेत रक्त कोशिका को ही ना सैनिक के नाम से भी जाना जाता है साथियों। इस सवाल को आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो बोलिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों के अंदर का एनर्जी खत्म हो गया क्या साथियों। अपने जोश को बरकरार रखिए, हाउस द जोश, एक बार सबको कमेंट में बोलिए। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में, 17 के बाद 18वां प्रश्न में चलेंगे। इसी तरह से अपने जोश को बनाए रखें। देखिए 19वां प्रश्न आपके सामने में क्या है कि सामान्यतः निषेचन होता है। निषेचन यानी फर्टिलाइज कहाँ होता है। देखिए जब मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट, फीमेल और आपका मेल, ये दोनों गेमेट्स आपस में मिलता है ना साथियों, तो आपका भ्रूण का विकास होता है। लेकिन ये फर्टिलाइज होता कहाँ है, ये इन दोनों का मिलन का जगह कहाँ है, तो आपका कहाँ है साथियों, वो आपका डिम्ब वाहिनी नली में, जिसको फेलोपियन ट्यूब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेलोपियन ट्यूब कहा जाता है, यानी डिम्ब वाहिनी नली में होता है साथियों। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलेंगे यहाँ से अगले प्रश्न 19 के बाद 20वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 20वां प्रश्न आपका कितना इंटरेस्टिंग सवाल है। हम लोग जो सब आपका सवाल नुका हुआ रहता है, छुपा हुआ, उसको हम लोग ढूंढ के निकाल के लाते हैं ताकि आप लोगों के लिए काफ़ी फायदा हो। देखिए क्या है कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। जो आपके लिए जीवन का रक्षा करता है वो हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। बताइए ये वाला सवाल कभी आप लोग देखे थे साथियों। क्या आपका एड्रिनल ग्लैंड से, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से, या थायराइड ग्लैंड से, या फिर उपयुक्त सभी से। बताइए साथियों कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो चलिए आप लोग को बता दे रहे हैं कि जीवन रक्षक हार्मोन, देखिए जब आपका ना हार्ट बीट डाउन हो जाता है तो उस समय ना डॉक्टर ना एक हार्मोन इंजेक्ट करता है जिसको एड्रिनलिन हार्मोन कहा जाता है। और एड्रिनलिन हार्मोन आपका कहाँ से होता है, आपका एड्रिनल ग्लैंड से ही होता है। कहाँ से, एड्रिनल ग्लैंड से ही। अब बताइए साथियों जो एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है, कौन सा हार्मोन, एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन हार्मोन, एड्रीनेलिन हार्मोन। अब देखिए इसको कौन कौन सा हार्मोन के नाम से जाना जाता है, जीवन रक्षक हार्मोन। इसी को लरो या उरो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है साथियों। इन सभी बातों को भी आप लोग ध्यान रखिए। कौन सा हार्मोन, लरो या उरो, लरो या फिर उरो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी सीधे यही पूछ दिए जाते हैं कि लरो या उरो हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका एड्रिनल हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन को ही जाना जाता है। तो बताइए साथियों आज का 20 प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं आया। 20 प्रश्न में से आपके कितने स्कोर हुए, आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी तरह से आप लोग अपना तैयारी को बरकरार रखें, मेहनत करते रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।